मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस सर। सुप्रभात सर। सुप्रभात सुप्रभात भाई, बोलना नहीं है, सुनना है केवल बस, ठीक है? ओके सर, सुन रहे हैं। शुरू करना है हमें आज कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917। इसको हम सैडलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का। और इसमें देखने पर हमें पता चलता है कि वर्ष 1882 में एक हमारा कमीशन आया था जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड रिपन। उसके बाद में क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन का जो कमीशन आया, जिसको हम हंटर, उसकी अध्यक्षता में, जिसको हम हंटर कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1882 का। इसके बाद में 1901 में शिमला का सम्मेलन हुआ, शिक्षा सम्मेलन, और 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। और 1904 में जो है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है वो भारतवर्ष में आई। अब इसी बीच में क्या हुआ कि देश में जो था, ये जो हमारा हंटर कमीशन आया, इस हंटर कमीशन ने जो उद्देश्य था वो केवल माध्यमिक शिक्षा को लेकर के था। यदि हम देखते हैं तो इन्होंने जो शिक्षा के हमारे तीनों स्तर है, चाहे प्राथमिक है, चाहे माध्यमिक है, चाहे उच्च है, यानी तीनों जो शिक्षा के स्तर हैं उस पर इन्होंने अपना जो था वो काम किया। अब इसी बीच में क्या हुआ कि जो हमारे बंगाल के प्रांत के जो शिक्षाविद थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने शिक्षा में, उच्च शिक्षा में परिवर्तन की बात जो थी वो सरकार के सामने रखी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि 1914 में जो था वो भारत में विश्व युद्ध छिड़ गया, यानी संसार में जो था प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण जो था पूरे संसार का जो ध्यान था वो प्रथम विश्व युद्ध की तरफ चला गया। इसी बीच में जो आशुतोष मुखर्जी थे, यहाँ के बंगाल के एक शिक्षाविद थे, उन्होंने क्या काम किया? आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर, क्लियर आवाज आ रही है सर आपकी। ठीक है, ओके सर, क्लियर है बिल्कुल। इसी बीच में क्या हुआ कि जब युद्ध छिड़ गया, युद्ध के बाद में 1914 में जो था आशुतोष मुखर्जी, जो बंगाल के हमारे शिक्षाविद रहे हैं, उन्होंने सरकार के सामने विश्वविद्यालय में शिक्षा की परिवर्तन की बात उन्होंने कही। अब इसी बीच में जो हमारे देश में सरकार शासन कर रही थी, यानी अंग्रेज सरकार जो थी, उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में जो था भारतवर्ष के जो विश्वविद्यालय थे, शुरू में हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय रहे हैं, बंगाल, कलकत्ता और मद्रास और बम्बई, यानी 4 विश्वविद्यालय शुरू में हमारे रहे हैं। और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बाद में हुआ है। तो कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, जो हमारे विश्वविद्यालय थे, इनके सुधार की बात जो थी माइकल सैडलर से कही। और लीड्स यूनिवर्सिटी के वो उस समय में वाइस चांसलर रहे थे माइकल सैडलर, तो उनकी अध्यक्षता में जो था हमारे इस आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने जो था उच्च शिक्षा के संदर्भ में बहुत सारी बातें इन्होंने की हैं। सरकारी नीति 1913 में ये बात रही थी कि हमारा जो देश है उसके प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही पहला विश्व युद्ध हुआ, उस दिशा में कोई भी कार्य जो था वो नहीं हो पाया था। लेकिन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर रहे हैं आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने विश्वविद्यालय की जो हमारी हायर एजुकेशन है, स्नातकोत्तर तक की जो शिक्षा है हमारी, उसका शिक्षण का कार्यक्रम करने, यानी जो पढ़ाई शुरू करने की उन्होंने बात शुरू की। और 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की जो नियुक्ति थी वो माइकल सैडलर की अध्यक्षता में हुई। और उस समय में जो था माइकल सैडलर जो थे वो लीड्स यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। इसमें
जो आयोग अपना बना, इस आयोग में दो तो भारतीय थे, एक तो सर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। और इस आयोग का जो कार्य था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो दिशा और दशा है उसको सुधारने का था। इसकी जांच के लिए विभिन्न प्रकार के रचनात्मक विचार किए गए थे। आयोग को मुख्य रूप से कलकत्ता विश्वविद्यालय की परिस्थिति जो थी उनकी जांच के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो शिक्षा के अन्य अंग थे उन अंगों की भी जो जांच थी उन्होंने की थी। सभी विश्वविद्यालयों का सर्वेक्षण उन्होंने लगभग 17 महीने में कर लिया था। इसके बाद से वर्ष 1919 में सरकार को अपना प्रतिवेदन जो था उन्होंने दिया था, और जिसमें शैक्षिक समस्याओं का आलोचनात्मक विस्तृत सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। और इस आयोग ने ऐसा विचार किया कि विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उसको सुधार करने से पहले जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, हमें माध्यमिक शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है। 1904 में जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी, उनके जो विचार थे उनकी आलोचना करते हुए आयोग ने ऐसा बताया कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा का जो समन्वय है वो सही प्रकार से नहीं हो सका, और जिसकी वजह से जो हमारी हायर एजुकेशन है, जो हमारी उच्च शिक्षा है, उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब उस समय में जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, कलकत्ता जो विश्वविद्यालय था, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याएं व्यापक रूप से उस समय में थी। उसके बाद में आयोग ने ऐसा विचार किया, इस शिखर पर पहुंचा कि विश्वविद्यालय का जो आकार था वो बहुत बढ़ गया था। यानी जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उससे जो जुड़ने वाले कॉलेजेस थे, जो उसका भार था उसका बहुत ज्यादा उसका जो वार्ड स्कोप हो गया था, और दुनिया भर के जो कॉलेज थे उससे जुड़ गए थे, संख्या बढ़ गई थी कॉलेजेस की, और जो पढ़ाई में क्वालिटी आनी थी, जो गुणवत्ता आनी थी, वो पढ़ाई में क्वालिटी नहीं आई। और इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके प्रभावी तरीके से, एक अच्छे तरीके से जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय ठीक से नहीं कर पा रहा था। और उनके मुख्य रूप से 3 बातें उसमें सामने आई। सबसे पहली बात यह है कि ढाका में एक आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। उस समय में जो ढाका है, बांग्लादेश की राजधानी, वो अपने बंगाल प्रांत का ही एक भाग हुआ करता था। यानी उन्होंने कहा कि जब कलकत्ता विश्वविद्यालय पर भार इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जाए ढाका के अंदर जो आवासीय हो और ठीक प्रकार से छात्रों को गुणात्मक शिक्षण प्रदान करे। दूसरा पॉइंट ये था, कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षण संस्थानों को इस तरह से संगठित किया जाए कि यह एक वास्तविक शिक्षण विश्वविद्यालय बन सके। यानी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी केवल एक कैंपस यूनिवर्सिटी बनकर के ना रहे, उससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, वो एफिलिएटेड कॉलेजेस हमारे इसके साथ में जोड़े जाएं, और वो जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी कि जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, जो गुणात्मक शिक्षण है, जो पढ़ने पढ़ाने का काम है, उसको वो जो है ठीक से संचालित करें। तीसरी बात यह आई थी कि कुछ चुने हुए कॉलेजों को इस तरह से विकसित किया जाए कि जिससे वे धीरे धीरे विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत हो सके। यानी कि जो अपना कलकत्ता विश्वविद्यालय था उससे जुड़े हुए बड़े स्तर के ऐसे महाविद्यालय, ऐसे कॉलेजेस जो कैंपस की दृष्टि से, शिक्षकों की दृष्टि से, बेसिक फंडामेंटल फैसिलिटीज की दृष्टि से इतने अपने आप में डेवलप हों कि उनको जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा सके या विश्वविद्यालय बनाया जा सके। तो 3 बातें इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित इसमें सामने आई हैं। एक तो ढाका में आवासीय विश्वविद्यालय खोला जाए, दूसरा ये कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज है उनकी संख्या को बढ़ा करके उनमें गुणात्मक शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो संचालित की जाए, और तीसरा ये
कि जो हमारे महाविद्यालय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, उन महाविद्यालयों को जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको प्रयोग करते हुए उनका जो दर्जा है उसको बढ़ा करके विश्वविद्यालय स्तर का करा जाए। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है माध्यमिक शिक्षा की, क्योंकि इस आयोग ने कहा था कि जब तक हम माध्यमिक शिक्षा में सुधार नहीं कर लेंगे तब तक हम विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है उसमें सुधार करना संभव नहीं है। अब माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का आधार जो था इन्होंने स्वीकार किया, यानी कि जब तक बच्चे का माध्यमिक शिक्षा का जो आधार है वो कमजोर रहेगा, वो वीक रहेगा, तो बच्चा जो हायर एजुकेशन है, जो हमारी उच्च शिक्षा है, उसमें ठीक से डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसके लिए आयोग ने 3 सुझाव अपने बताए हैं। सबसे पहला सुझाव ये है कि इंटरमीडिएट जो कक्षाएं हैं उनको विश्वविद्यालय से अलग कर देना चाहिए, जिनमें कला, विज्ञान, चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि, वाणिज्य का शिक्षण किया जाए। दूसरा पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा के प्रबंध हेतु प्रत्येक प्रांत में हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परिषद बनाई जानी चाहिए। तीसरा, इंटरमीडिएट कॉलेजों में मातृभाषा को शिक्षण का माध्यम बनाया जाना चाहिए। अब सबसे पहली जो बात आती है, इन्होंने सबसे पहली बात ये कही है कि जो अब से पहले जो आयोग रहे हैं, चाहे तो आपका हंटर कमीशन रहा है, चाहे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 रही है, चाहे आपका इससे पहले वुड डिस्पैच 1854 रहा है, तो कई सारे आयोगों ने अपने इस तरह के सुझाव दिए हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसको विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए, यानी कि 12th को जोड़ा जाए ग्रेजुएशन के साथ में, और जो 11th है उसको जोड़ा जाए 10th के साथ में। लेकिन इस आयोग ने क्लियर कर दिया है कि जो 12th की क्लास की बात है, जो 12वीं कक्षा की बात है, उस 12वीं कक्षा को जो है विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर दिया जाना चाहिए। और जिसमें आप चाहे आर्ट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, चाहे आप मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, और चाहे आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, इन स्ट्रीम की जो भी आप बात कर रहे हैं उसको माध्यमिक स्तर पर यानी ऑन 12th लेवल उनको बच्चों को अलग से माध्यमिक स्तर पर शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी पढ़ाया जाना चाहिए। एक दूसरी बात इन्होंने ये कही कि प्रत्येक राज्य में जो था एक बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। बोर्ड का जब आप गठन कर लेंगे तो बोर्ड का गठन करने पर जो आपकी हाई स्कूल एजुकेशन है, जो आपकी इंटरमीडिएट की एजुकेशन है, उस सारी एजुकेशन को जो है आप वहां से संचालित करेंगे। जिस तरह से अब प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड है, जैसे अपना उत्तर प्रदेश का बोर्ड है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इसी तरह से प्रत्येक राज्य में अपना एक बोर्ड है। तो इस आयोग ने सुझाव दिया कि जो प्रत्येक बोर्ड है, प्रत्येक राज्य में एक बोर्ड स्थापित किया जाएगा, और वो जो बोर्ड है वो अपने यहाँ हाई स्कूल और इंटर की जो क्लासेज हैं उनको संचालित करेगा। तीसरी बात इन्होंने ये कही है कि जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा कॉलेजों में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण किया जाना चाहिए, यानी कि जो अपनी मदर टंग है, मदर टंग के माध्यम से जो है वो शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। अब बात आती है विश्वविद्यालय प्रशासन और संगठन की, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो सैडलर आयोग है, इन्होंने विचार किया था कि विश्वविद्यालयों में आंतरिक प्रशासन और संगठन में सुधार की आवश्यकता है। इस संबंध में अनेक सुझाव उन्होंने दिए हैं। इसमें सबसे पहला सुझाव उन्होंने दिया कि विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए, यानी कि जो टीचर्स, अपने जो प्रोफेसर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएं, उनके जो राइट्स हैं वो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनसे ज्यादा उनके अधिकार होने चाहिए, उनको उनसे ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिए। दूसरी बात इसमें ये कही है कि विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के नियम
कम कठोर होने चाहिए। यानी कि जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय को जो संचालित करने वाले रूल रेगुलेशन हैं उनमें थोड़ा सॉफ्टनेस बरती जाए, उनके अंदर जो है ज्यादा रिजिड ना हो, थोड़ा सॉफ्टनेस उसमें आनी चाहिए, यानी कि कम कठोर वो होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है, योग्य छात्रों के लिए उत्तीर्ण पाठ्यक्रम से भिन्न ऑनर्स पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्स हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम है, एग्रीकल्चर है, इनके साथ साथ जो है ऑनर्स के जो कार्यक्रम है वो संचालित किए जाने चाहिए, उनको जो था उनको बताया जाना चाहिए। अगला सजेशन इनका ये है कि जो उपाधि है, स्नातक की जो उपाधि है उसकी अवधि इंटरमीडिएट के उपरांत कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। यानी जो ग्रेजुएशन है, पहले 2 वर्ष का होता था ग्रेजुएशन, तो इस आयोग ने, सैडलर आयोग ने सजेशन दिया, ये सुझाव दिया कि जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटरमीडिएट जो हमारी ग्रेजुएशन की जो उपाधि है वो कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। जो 2 वर्ष का सिस्टम है उसको समाप्त किया जाना चाहिए और उसके स्थान पर जो उपाधि है वो कितने वर्ष की होनी चाहिए, वो 3 वर्ष की होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर प्रतिनिधि सभा और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना चाहिए। ये सुझाव हमने दिया कि एक तो वर्किंग कमेटी बनाई जाए और दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाए यूनिवर्सिटीज के संचालन के लिए, चाहे तो उसका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाना है, चाहे बाहरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाना है, इन सबके संचालन करने के लिए जो है उनको ये सारी चीजें जो है वो कराई जानी चाहिए। अध्यापकों की नियुक्ति के लिए सर, बाह्य विशेषज्ञ। सर, हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर सबका माइक म्यूट करवा दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। अभी सर करा फजर देता फजर हो रही है बस। हूँ, अभी करा देता हूँ, 1 मिनट रुको, अभी कराता हूँ। बड़ा शोर आ रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कहीं सब्जी वाला बेच रहा तो उसकी आवाज आ रही है, पीछे से रेल जा रही है उसकी आवाज आ रही है, सबको इनको म्यूट करो। अभी है, खर खर की आवाज आ रही है। अच्छा, तो इसमें अध्यापकों की नियुक्ति के लिए भाई ये जो विशेषज्ञ वो नियुक्त किए जाने चाहिए। यानी जो बच्चों की, सॉरी टीचर्स की जो अपॉइंटमेंट का जो राइट्स है वो बाहर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दिया जाना चाहिए। जो विश्वविद्यालय के इंटरनली एक्सपर्ट्स हैं उनको विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो टीचर्स हैं उनके सिलेक्शन का अधिकार नहीं होना चाहिए, उनके लिए अलग से एक्सपर्ट बुलाए जाने चाहिए। अगली बात यह है, जो हमारी डिग्रियां हैं, जो पाठ्यक्रम है उसको हमें रिसर्च से जोड़ना चाहिए, यानी कि अनुसंधान से जोड़ना चाहिए। विश्वविद्यालयों में अलग अलग संकाय बनाने चाहिए, जैसे आपका कला संकाय है, विज्ञान संकाय है, वाणिज्य संकाय है, शिक्षा संकाय है, अभियांत्रिकी संकाय है, जो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें संकाय का मतलब है वेरियस डिपार्टमेंट्स जो है उनको एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और जो कुलपति है, कुलपति को पूर्ण वेतन भोगी बनाना चाहिए। यानी जो कुलपति है, वाइस चांसलर है, उसको जो था फुल्ली आपको सैलरी बेस्ड बनाना चाहिए। फिर अगला जो सुझाव इस आयोग का था, मुसलमानों के पिछड़ेपन को देखते हुए सभी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। जिन विशेष एरियाज के जो अपने मुस्लिम भाई हैं, यदि वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तो उनकी मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए उनको जो बेसिक वो हैं नीड्स हैं, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करते हुए उनको सारी जो सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जानी चाहिए। छात्रों का स्वास्थ्य और शारीरिक विकास पर ध्यान देने के लिए शारीरिक शिक्षण तथा निर्देशक नियुक्त किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोलने चाहिए और बीए व इंटर पाठ्यक्रम
में शिक्षा को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिस तरह से बीएड एमएड पाठ्यक्रम चल रहा है, इसी तरह से जो शिक्षा शास्त्र है उसको विषय बनाए जाने के रूप में इस आयोग ने सुझाव दिया। और विश्वविद्यालयों में जो था, शिक्षा संकाय यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग खोले जाने की जो सिफारिश थी वो इस आयोग ने की थी। अगला जो पॉइंट है इनका वो है नारी शिक्षा, वीमेन एजुकेशन। इस आयोग ने महिला की शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता और उसके महत्व को इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने बताया कि बिना गर्ल्स को, बिना वीमेन को एजुकेटेड किए बिना किसी परिवार के शिक्षित करने की जो संकल्पना है वो साकार नहीं हो सकती है। यानी जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये यदि वो ज्यादा शिक्षित करना चाहते हैं किसी परिवार को, तो जो उसमें रहने वाली महिलाएं हैं उनको पहले से हमें शिक्षित करना होगा। इन्होंने कहा कि जो नारी शिक्षा है उसमें 15-16 वर्ष तक की जो बच्चियां हैं उनके लिए अलग से पर्दा विद्यालय खोले जाने चाहिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज्यादा पर्दा सिस्टम हमारे देश में था। तो उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं 15 से 16 वर्ष तक की लड़कियों के लिए अलग से पर्दा विद्यालय खोले जाने चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में नारी शिक्षा के लिए विशेष परिषद गठित की जानी चाहिए। उनकी शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए। यानी कि अलग से वीमेन काउंसिल इस्टेब्लिश की जानी चाहिए यूनिवर्सिटीज में, और उनको समस्याओं को देखते हुए उनकी शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप विशेष पाठ्यक्रम बनाए जाने चाहिए। जैसे होम साइंस जैसे जो विषय हैं, और होम साइंस के अंदर जो घर के कार्य करने की जो उसमें स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, जिनको उसमें समाहित किया जा सकता है, ऐसे सारे जो पाठ्यक्रम हैं विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, उनको विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, स्थापित किया जाना चाहिए। अगला जो सुझाव था इस आयोग का वो ये था कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों में समन्वित करने के लिए अंतर विश्वविद्यालय परिषद बनाया जाना चाहिए। अंतर विश्वविद्यालय परिषद का मतलब यह है कि इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल बनाई जानी चाहिए। यानी कि जो अपने विश्वविद्यालय हैं उनको एक दूसरे विश्वविद्यालयों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि जो 2-4 विश्वविद्यालय हैं उनको आपस में जोड़ करके एक परिषद बनाई जानी चाहिए, जिसको हम इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमने अभी 30 और 31 तारीख में खेल कराए थे कॉलेज में। जो खेल कराए थे तो इसमें और भी कॉलेजेस हमने बुलवाए थे, तो ये हो गया इंटर कॉलेज काउंसिल। और इस तरह से जब अनेक विश्वविद्यालय जुड़ करके किसी इवेंट को कराते हैं, या आपस में किसी एजुकेशन के फील्ड में या रिसर्च के फील्ड में कोई इवेंट कराते हैं, कोई एक्टिविटी कराते हैं, तो या और बहुत सारे निर्णय आपस में विश्वविद्यालय मिलकर के लेते हैं, तो उसको कहते हैं इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल। इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल उसको हम बोलते हैं। यानी कि विभिन्न विश्वविद्यालय क्रियाकलापों के समन्वय करने के लिए अंतर विश्वविद्यालय परिषद बनाते हैं, उसको कहते हैं इंटर यूनिवर्सिटी काउंसिल। अब अगली बात इन्होंने की आधुनिक भारतीय भाषाएं, जो हमारी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, उन्होंने जो था फिर उसकी बात की है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने भारतीय शिक्षाओं की दयनीय स्थिति पर भी विचार किया। यानी जो देश में बोली जाने वाली भाषाएं थी उस समय, चाहे अरबी है आपकी, चाहे फारसी है, चाहे उर्दू है, चाहे हिंदी है, और चाहे तमिल, कन्नड़ और दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं हमारी, उन भाषाओं की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी, वेरी पुअर कंडीशन। उन्होंने विचार किया कि जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो शिक्षित व्यक्ति है वो अपनी मातृभाषा के माध्यम से किसी बात को ठीक से प्रेजेंट कर सकता, और उसमें दूसरी भाषा में वो धारा प्रवाह बोल नहीं सकता है, जो कि शिक्षा प्रणाली के लिए वो सही नहीं है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि माध्यमिक स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में भी भाषाओं के गंभीर अध्ययन को प्रोत्साहित
किया जाना चाहिए। यानी कि लेकर के बेसिक प्राइमरी टू हायर एजुकेशन जो क्षेत्रीय विश्वविद्यालय हैं, उन क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो मातृभाषाएं हैं, उनके माध्यम से शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा उस चीज को सीखेगा और ज्यादा से ज्यादा सीखने के बाद उसको अप्लाई करेगा और वो अपने विचार उस भाषा के माध्यम से प्रबल तरीके से प्रस्तुत कर सकता है और अपने आप को ठीक से प्रेजेंट कर सकता है और अपनी मातृभाषा के माध्यम से उस विषय की गंभीरता को समझ सकता है और उस विषय के बारे में जो था गूढ़ अध्ययन कर सकता है। इसलिए इस आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि जो अपनी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, जो क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषाएं हैं, उन भाषाओं के उत्थान पर, उन भाषाओं के विकास पर, उन भाषाओं के अपनाने पर, उन भाषाओं के अनुप्रयोग पर हमें बल देना होगा। तभी हम शिक्षा में सुधार की जो कल्पना है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का मूल्यांकन। क्रिटिकल एनालिसिस कर लीजिएगा, इसको चाहे इवैल्यूएशन कर लीजिएगा, चाहे ऑब्जर्वेशन कर लीजिएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का जो है मूल्यांकन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालयों के प्रशासन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन संबंधी सुझाव दिए। इसके साथ साथ उसके शैक्षिक स्तर के उन्नयन के संबंध में भी अनेक सुझाव दिए। इसके अधिकतर सुझाव अच्छे साबित हुए, उन्हें हम आयोग की विशेषताएं गुण कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आयोग की कमियां रह गई हैं, जो आयोग की गलतियां रह गई हैं, उनको हम जो है आयोग के दोष कहेंगे। इन्होंने जो आयोग का गुण था, इन्होंने ये बात कही कि प्रत्येक प्रांत में जो था एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन होना चाहिए, वो इस आयोग का एक गुण था। और माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी गणित को छोड़ करके अन्य